हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल पाठशाला बाई एन के सर। तो यूपी टेट 28 नवंबर 2021 को प्रस्तावित है और ऐसे में बहुत ही कम समय बचा है हमारे पास तैयारी के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम यूपी टेट में जो हमारा हिंदी सिलेबस है उसमें 3 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, संधि, समास और अलंकार। इन तीनों टॉपिक से भर भर के प्रश्न हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन तीनों टॉपिक को ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखने के बाद आपके इन चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा जिससे कि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड करवाई जाती हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं संधि के बारे में। क्या होती है संधि? तो संधि की एक छोटी सी डेफिनेशन है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है नर धन इंद्र, ठीक है। तो इसमें दो वर्ड आपस में मिल गए, यहाँ पर आ और ई, तो क्या बन गया? ए बन गया, तो यहाँ पर नरेंद्र हो गया, ठीक है। ऐसे ही हमारा नर धन इंद्र मिलकर क्या हो गया? नरेंद्र हो गया। तो यहाँ पर दो वर्ड मिलकर एक नया वर्ड यानी नया परिवर्तन या विकार कह सकते हैं वो हो गया है। तो यहाँ पर क्या हो गई है? संधि हो गई है, ठीक है। तो ये हो गई संधि के बारे में इन्फॉर्मेशन। अब जानते हैं संधि के भेद। तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। और इससे भी जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो स्वर संधि से पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम स्वर संधि को याद करने की ट्रिक देखेंगे, ठीक है। तो स्वर संधि को याद करने की ट्रिक देखते हैं। उससे पहले जान लेते हैं कि स्वर संधि होती क्या है, ठीक है। तो दो स्वरों के मेल से जो ध्वनि बनती है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे देव धन आलय, ठीक है, देव धन आलय, ठीक है, ये हमने देखा। तो यहाँ पर आ रहा है और आ रहा है, ठीक है। तो आ और आ मिलकर बड़ा आ बन रहा है। तो ये क्या होगी? हमारी दो स्वरों से मिलकर एक नया स्वर बन गया। तो यहाँ पर क्या होगी? स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब जानते हैं स्वर संधि को याद करने की ट्रिक, ठीक है। तो स्वर संधि को याद करने के लिए आपको क्या करना होगा? जितने भी स्वर हैं उनको पार्ट में डिवाइड कर लेना होगा। जैसे पार्ट 1 में आपको आ और आ को रख लेना है और पार्ट 2 में ई ऊ और री को रख लेना है और पार्ट 3 में आपको ए ओ औ को रख लेना है, ठीक है। तो ये पार्ट में डिवाइड कर लेना है। अब हम जितने भी स्वर संधि के भेद होते हैं उनको ट्रिक के माध्यम से आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे स्वर संधि में पहला होता है गुण संधि, ठीक है। तो गुण संधि का अगर हम ट्रिक से याद करना चाहें तो इसमें क्या आएगा? सबसे पहले पार्ट 1 आएगा, उसके बाद प्लस पार्ट 2 आएगा। यानी जो गुण संधि का सूत्र आपको इस ट्रिक से याद रखना है वो ये रखना है, पहले पार्ट 1 आएगा, ठीक है, फिर प्लस पार्ट 2 आएगा। अब यहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 2 का क्या मतलब है? पार्ट 1 में हमने देखा आ और आ आता है और पार्ट 2 में आता है ई ऊ और री। यानी यहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 2। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, जैसे नर धन इंद्र लिखा हुआ है तो इसमें पहले आ रहा है नर में, फिर आ रहा है ई प्लस ई, ठीक है। तो ये क्या हो गया? नरेंद्र हो गया, ठीक है। ऐसे ही रमा धन इंद्र, तो इसमें बड़ा आ रहा है रमा में और इंद्र में प्लस ई, ठीक है, तो रमेंद्र हो जाएगा। यही होता है। इससे आप आसानी से पहचान सकते हैं पार्ट 1 यानी कि आ और प्लस पार्ट 2 ई ऊ और री, ठीक है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। जैसे महाधन ईश हो गया महेश, वीर धन उचित हो गया वीरोचित, महाधन ऋषि हो गया महर्षि, ठीक है। तो इस तरह आप आसानी से पहचान सकते हैं स्वर संधि को, ठीक है। स्वर संधि में जो दूसरा टाइप होता है वो होता है यड़ संधि, ठीक है। यड़ संधि जो होती है वो गुण संधि की उल्टी हो जाएगी। उससे ट्रिक से हम पहचान सकते हैं। जैसे गुण संधि में पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 होता था, इसमें हो जाएगा पार्ट 2 प्लस पार्ट 1, यानी कि इसमें ई ऊ और प्लस आ आएगा, ठीक है। ये हमारी जो गुण थी उसका उल्टा हो गया। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, जैसे अति धन अधिक, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आ रही ई, फिर आ रहा है आ, ठीक है, ई प्लस आ, तो अत्यधिक हो गया, ठीक है। इसको आप एक और ट्रिक से पहचान सकते हैं, जिसमें आधा अक्षर आपको बीच में कहीं दिखे तो वहाँ पर
99% चांसेस हैं कि यट संधि होगी। ठीक है। नेक्स्ट स्वर संधि का टाइप है हमारा वृद्धि संधि। ठीक है। वृद्धि संधि में आपको क्या करना है, पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 ऐसे पहचानना है। पार्ट 1 में आ और आ आता है और पार्ट 3 में आते हैं ए ओ औ। ठीक है। तो इससे आप पहचान सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एक धन एक यानी आ धन ए हो गया यहाँ पर। ठीक है। तो एक हो गया। तो यहाँ से अब क्या ट्रिक निकाल ली हमने, पहले आएगा आ या आ बड़ा आ। ठीक है। फिर आएगा ए ओ औ, इनमें से कोई एक। ठीक है। तो यहाँ से हम संधि कर देंगे और पहचान लेंगे आसानी से, ये वृद्धि संधि है। ठीक है। यानी पार्ट 1 प्लस पार्ट 3 क्या हो जाएगी, वृद्धि संधि। ऐसे ही महाधन औसत, इसमें आ रहा है। ठीक है। प्लस औ आ रहा है। ठीक है। तो क्या हो गया, महौसद। ठीक है। तो ये वृद्धि संधि हो गई। इसके बाद आती है अयादि संधि। अयादि संधि वृद्धि की उल्टी हो जाएगी। इसमें पार्ट 3 प्लस पार्ट 1 हो जाएगा। ठीक है। जैसे ने धन अन तो नयन हो जाएगा, पौ धन अन पावन हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें ए पहले आ रहा है, फिर आ रहा है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ओ आ रहा है और प्लस आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ से हम आसानी से पहचान सकते हैं। और सबसे सरल होती है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में सजाती स्वरों का मेल होता है। जैसे आ प्लस बड़ा आ, ई प्लस बड़ी। ठीक है। जो सजाती समान स्वर होते हैं एक जैसे, वो सभी दीर्घ संधि में आते हैं। तो ये हो गया स्वर संधि। इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब जानते हैं समास के बारे में। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है। संधि में क्या होता था, दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता था। यहाँ पर दो या दो से अधिक शब्दों के से मिलकर विकार उत्पन्न होता है, यानी नया सार्थक शब्द समास कहलाता है। ठीक है। जैसे प्रत्येक दिन, दो शब्द किए हैं, इससे प्रतिदिन एक शब्द बन जाएगा। ठीक है। ये हो गया समास। चलिए अब जानते हैं समास के भेद के बारे में। तो पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पहला पद अवयव होगा या उपसर्ग होगा। ठीक है। तो इसकी आसानी से हम पहचान सकते हैं, छोटी सी ट्रिक है। पहला पद क्या होगा, उपसर्ग होगा। जैसे कि आ जन्म। ठीक है। आ जन्म शब्द में आ उपसर्ग लगा है। ठीक है। उसके बाद प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग लगाया, यथा संभव में यथा उपसर्ग लगाए, अनुरूप हो गया, भरपेट हो गया, प्रतिकूल हो गया। जितने भी उपसर्ग अव्यय वाले शब्द होते हैं वो सभी अव्ययी भाव समास में आते हैं। दूसरा है तत्पुरुष समास, जिसमें कारक चिन्ह का लोप होता है, वो क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। कारक चिन्ह क्या होते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में और संबंध काकी के रारी अधिकरण में पर, इस तरह की ये जो कारक चिन्ह होते हैं ना, उसमें कर्ता ने को छोड़कर जितने भी कारक चिन्ह होते हैं, को से काकी के में पर, तो ये सभी किस में आते हैं, तत्पुरुष समास में आ जाते हैं। इनका लोप होता है। जैसे गगन को चूमने वाला गगन चुंबी, यश को प्राप्त यश प्राप्त। ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा। प्रयोग के लिए शाला, इसका प्रयोगशाला हो जाएगा। राजा का पुत्र राजपुत्र हो जाएगा। ठीक है। तो ये सभी हो गए तत्पुरुष समास के उदाहरण। अब है कर्मधारय समास। तो इसमें क्या होता है, के समान या है जो का लोप होता है। ठीक है। जैसे कमल के समान नयन कमल नयन, लाल है जो मणि लाल मणि, महान है जो देव महादेव। ठीक है। क्रोध रूपी अग्नि क्रोधाग्नि। तो इस तरह के जितने भी शब्द होंगे, के समान है जो रूपी, तो ये सब किस में आएंगे, कर्मधारय समास में आएंगे। अगला है द्विगु समास। द्विगु का मतलब एक तरह से आप निकाल सकते हैं समूह। ठीक है। इसमें क्या होगा, पहला पद संख्यावाचक होगा। जैसे 7 सिंधुओं का समूह सप्त सिंधु, 2 पहरों का समूह दोपहर, 3 लोकों का समाहार त्रिलोक, 9 रात्रियों का समूह नवरात्रि, 3 रंगों का समूह तिरंगा। ठीक है। तो ये सब हो गए द्विगु समास। अगला है द्वंद्व समास। इसमें योजक चिन्ह का यूज होता है। ठीक है। इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे नदी डैश नाले। ठीक है। नदी डैश नाले, तो इसमें क्या होगा, नदी और नाले द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला और लास्ट बचता है हमारा बहुव्रीहि समास। इसमें दोनों पद किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश। अगला दशानन, यानी 10 आनन है जिसके अर्थात रावण। तो ये हो गए हमारे समास के भेद। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा।
चलिए अब पढ़ते हैं अलंकार के बारे में। अलंकार की परिभाषा है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से बढ़ती है। ठीक है, बहुत ही फेमस डेफिनेशन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं अलंकार के भेद। तो अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं शब्दालंकार के बारे में। शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। इनको एक एक करके अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो पहला है अनुप्रास अलंकार। इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन ये है कि जब किसी वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है तब जो चमत्कार होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, इसमें चा चा की आवृत्ति बार बार हो रही है। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर भर जाए, तो इसमें ता बार बार रिपीट हो रहा है अक्षर ये, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला है यमक अलंकार। ठीक है, इसमें क्या होता है? यमक का अर्थ होता है दो, यानी जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग हो पर हर बार अर्थ अलग आए तो यमक अलंकार होता है। जैसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, ये फेमस एग्जाम्पल है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, ब खाए बोराए और व पाए बोराए जब। तो इसमें एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ है धतूरा। ठीक है, उसका नेक्स्ट है श्लेष अलंकार। जहाँ कोई एक शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग निकाले जाएं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो इसमें पानी शब्द एक बार आया है इस लाइन में। ठीक है, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, और इस पानी का मोती के लिए, मानस के लिए और चून के लिए, तीनों के लिए अलग अलग अर्थ है। ठीक है, मोती में पानी चला जाए तो चमक चली जाती है, मानस में पानी यानी इज्जत चली जाए तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहती, ऐसे ही चून में पानी चला जाए तो चून खराब हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही अर्थालंकार के बारे में जानते हैं। जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के भेद में मुख्यतः ये ही 6 पूछे जाते हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, संदेह, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। ठीक है, इन 6 से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो जानते हैं उपमा अलंकार के बारे में। इसको ट्रिक से आप कैसे पहचान सकते हैं? इसमें इसके जो एग्जाम्पल होंगे उसमें सा, सी, से, इस तरह के आपको शब्द देखने को मिलेंगे। तो दो समान गुण वाली चीज़ों को मापना या एक ही वस्तु की सादृश्य दूसरी वस्तु से तुलना करना उपमा कहलाता है। ठीक है, उपमा के 4 अंग होते हैं, इनसे भी प्रश्न पूछे ले जाते हैं। जैसे उपमेय होगा पहला, तो जिस वस्तु या व्यक्ति की तुलना की जाती है वो उपमेय होता है। दूसरा है उपमान, जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है। साधारण धर्म क्या होता है? जिस गुण धर्म की तुलना हो रही होती है वो साधारण धर्म होता है। और वाचक शब्द क्या होता है? जैसे सा, ऐसा, जैसा, सदृश, समान, सा, सी, से, ये सब वाचक शब्द होंगे, इनसे आप पहचान सकते हैं आसानी से। उपमा में ही यूज होते हैं। जैसे चंद्र सा सुंदर मुख, तो इसमें सा जो आया है ये वाचक शब्द है, और चांद उपमा है, उपान है। ठीक है, और सुंदर धर्म गुण हो गया और मुख उपमेय हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम सा, सी, से आसानी पहचान सकते हैं। जिसमें सा, से, सी, समान, सरस, इस तरह के शब्द आपको दिखें वहाँ उपमा अलंकार होगा। जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेर, तो सी यहाँ पर आ गया तो ये हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा। चलिए दूसरा पढ़ते हैं, रूपक अलंकार। इसमें गुणों के अत्यंत समानता के कारण उपमेय उपमान का आरोप होता है। जैसे मुख कमल है। ठीक है, इसमें स्पेशली योजक चिन्ह से आप पहचान सकते हैं। जैसे मुख कमल है, पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पाए, यहाँ पर योजक चिन्ह लगाए। चरण कमल बंधो हरे राय, इसमें भी योजक चिन्ह लगाए। ठीक है, इस तरह आप पहचान सकते हैं। उसके बाद है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें क्या होगा? जहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए, जैसे नेत्र मानो कमल है, तो यहाँ पर संभावना आपको जहाँ कहीं भी दिखे, और साथ ही साथ आपको मानो, मनु, जानो, जनहु, इस तरह के शब्द किसी में दिखें, ठीक है, तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, उसके बाद है संदेह अलंकार। इसमें क्या होगा? उपमेय में उपमान का संदेह होगा। जैसे यह मुख है, यह कमल है, इसमें संदेह दर्शा रहा है। या ट्रिक से आप पहचान सकते हैं, इसमें या शब्द होगा। उसके बाद अतिशयोक्ति, किसी बात को बड़ा चढ़ाकर बोलना। जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, राक्षस गए भाग। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत
आता है, यानी किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। नेक्स्ट और लास्ट हमारा मानवीकरण अलंकार, जहाँ कविता में प्रकृति का चित्रण मानव के जीवन के रूप में किया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बड़े बन ठनके, ठीक है, तो ये मानवीकरण अलंकार हो गया, यानी बादलों को हम मानव की तरह दर्शा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आए महंत बसंत, ठीक है, तो ये भी मानवीकरण का ही उदाहरण होगा। तो इस वीडियो हमने बहुत ही अच्छे ट्रिक के माध्यम से कम समय में तीनों टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया है। आई होप आपको ये सभी तीनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। यदि कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।